भारत एक संपन्न और विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और कलाओं का अखंड राष्ट्र है। इस महान राष्ट्र को एक सूत्र में एकीकृत करने वाले मूल मंत्र हमें मिलते हैं संस्कृत भाषा में। देवमयी, रहस्यमयी, ब्रह्मांडमयी कही जाने वाली ये भाषा आज समय की तीव्र गति के साथ भारत से संपूर्ण दुनिया में पहुंच चुकी है। संस्कृत भारतीय सभ्य समाज का एक सशक्त मंत्र है, सुरम्य संस्कृति का रमणीय मंत्र है, सुललित कलाओं का लोकोपयोगी मंत्र है। निश्चित ही संस्कृत भाषा एक मंत्र है उज्जवल भविष्य का, अप्रतिम शांति का और सार्वभौमिक दिव्य एकता का। अगर हमें अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करना होता है या किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना होता है तो हमें उसके लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है। विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा है संस्कृत। लेकिन संस्कृत को हम मात्र एक भाषा नहीं कहेंगे। संस्कृत एक विचार है, एक दर्शन है, संस्कृत ज्ञान है, संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है, संस्कृत एकता का सूत्रधार है। संस्कृत के एक विद्वान श्री सत्यव्रत शास्त्री जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। वो एक लेखक और कवि भी हैं। डॉक्टर शास्त्री, आपका स्वागत है। संस्कृत साहित्य आकाश में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की भांति प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री का जन्म हुआ 29 सितंबर 1930 को। अनुपम मेधा संपन्न प्रोफेसर शास्त्री संस्कृत के प्रौढ़ ग्रंथों को अपने पिता और मूर्धन्य वैयाकरण पंडित चारुदेव शास्त्री से घर पर ही बाल्यकाल में पढ़ने लगे। प्रोफेसर शास्त्री ने सकल विद्या की राजधानी काशी में आकर संस्कृत भाषा पर गहन अनुसंधान किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि आचार्य भर्तृहरि के व्याकरण दर्शन संबंधित ग्रंथ वाक्यपदीयम पर अर्जित की। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री की कीर्ति विश्व पटल पर अंकित है। उन्होंने विश्व के 3 महाद्वीपों पर 6 विश्वविद्यालयों में अनेक वर्षों तक संस्कृत का व्यापक अध्ययन कराया। विशेष रूप से थाईलैंड के चुलालोनकॉर्न, सिल्पाकॉर्न, नॉनखाई और उत्तर पूर्वी बौद्ध विश्वविद्यालयों में संस्कृत की कीर्ति गौरव को बढ़ाने में सर्वप्रथम योगदान का श्रेय प्रोफेसर शास्त्री को ही जाता है। इटली के दांते, जर्मनी के गैटे, हंगरी के शेंदोर वरेश और रोमानिया की मिहाई एमिनेस्कू जैसे प्रख्यात कवियों की प्रतिनिधि रचनाओं का संस्कृत पद्यानुवाद भी संस्कृत मनीषी प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ने अत्यंत ही सरलता और लालित्यपूर्ण रीति से किया है। संस्कृत के एनसाइक्लोपीडिया और अ लिविंग लेजेंड इन संस्कृत जैसी उपाधियों से विख्यात प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ने रुचिकर और ज्ञानवर्धक 3 महाकाव्य, 3 खंड काव्य और 1 प्रबंध काव्य की रचना भी की है। निश्चित ही प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री का यह अतुल्य साहित्यिक योगदान भारत के वैभव का विश्व को विशिष्ट अवदान है। सारस्वत साधना के साक्षात प्रमाण महामहोपाध्याय प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी सम्मान और कई अन्य पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। विश्व बंधुत्व और वसुदैव कुटुंबकम के सार्वभौमिक मंत्र को संस्कृत भाषा के एकात्मकता के मंत्र से ही समझा जा सकता है। इसी एकता के मंत्र को अपनी समृद्ध ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान से साक्षात मूर्तिमान करते हैं हमारे देश की महान विभूति प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री।
डॉक्टर शास्त्री, संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा गया है, यानी देवताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो इस भाषा को देवताओं ने हमें प्रदान किया है, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई ये भाषा है या मनुष्य ने बनाया है? क्योंकि जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसकी रचना भी संस्कृत में हुई है। और इसका आविर्भाव, इसकी उत्पत्ति कब हुई है, इसका काल क्या है, क्या ये अनादि है? इसका समाधान हमें वेद में ही मिल जाता है। वहाँ ये कहा गया है कि यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम, कि यज्ञ के माध्यम से वाणी के मार्ग तक मनुष्य पहुँचे थे। यज्ञेन वाचः पदवीयम, ये पदवीय शब्द जो है कि यहाँ प्रयोग किया, जिसके लिए हम आजकल पदवी शब्द का प्रयोग करते हैं, मार्ग। तो यज्ञ के माध्यम से वाणी तक ऋषि महर्षि पहुँचे थे। और जब वो वाणी ऋषियों में प्रविष्ट हो गई तो उसके बाद तामन्वविंदन, जो बाद के आने वाले लोग थे, उन्होंने उस भाषा को ग्रहण किया। तो वेदों के काल से ही, वेदों के काल से ही हमारे यहाँ संस्कृत जो है। तो भाषा, अच्छा, एक बात यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय है कि ये जो संस्कृत ये शब्द है, भाषा के नाम के रूप में बहुत बाद में आकर के प्रचलित हुआ। लगभग 1-1.5-2 सहस्र वर्ष तक ये केवल भाषा के नाम से ही जानी जाती रही। संस्कृत नाम, इसको संस्कृत नाम बाद में आया इसका। तब केवल भाषा ही कहते थे, क्योंकि भाषा वो होती है जिसमें जनसाधारण अपने विचारों को व्यक्त करता है, बातचीत करता है, उसके दैनिक जीवन का अंग होती है। अभी भी जब हम हिंदी की बात करते हैं अभी, तो कई बार हम भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तो भाषा टीका, भाषा टीका करते हैं हिंदी में टीका जी। तो हिंदी कहने की आवश्यकता नहीं, भाषा ही है। इसलिए जब संस्कृत भाषा थी जनसाधारण की, यानी तो तब वो केवल भाषा ही शब्द से जानी जाती थी। महर्षि यास्क ने जो भाषा शब्द का प्रयोग किया है, यानी इवेति भाषायाम अन्वध्यायम, तो एव जो है वो इवेति उपमा अर्थी हो भाषायाम, एव जो है वो उपमा के अर्थ में, अर्थात सादृश्य को बतलाने के लिए भाषा में प्रयुक्त होता है। तो भाषा शब्द का पाणिनि ने भी अपने सूत्रों में भाषा शब्द का ही प्रयोग किया है, भाषायाम सदवस श्रुवः। तो इसका संस्कृत नाम कैसे पड़ा, इस भाषा का संस्कृत नाम कैसे दिया गया? भाषा से संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत। ये एक क्रिय, एक हमारे यहाँ धातु होती है, उसका अर्थ करना, डुकरी करने। तो सम उपसर्ग लगा करके ये और त प्रत्यय लग करके ये संस्कृत शब्द बनता है। जो स बीच में है ये सुट का आगम है, और स का अर्थ होता है भूषणे। तो संपरिभ्याम करो तो भूषणे, पाणिनि का सूत्र है। तो ये स इसके साथ लग जाता है। संस्कृत, ये तो सम क्रिय अर्थ है। तो ये स जो है ये भूषण का अर्थ है। ये सजीवी भाषा है, परिष्कृत भाषा है। और इसलिए ये कहा गया कि सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा यदि कोई है तो वो संस्कृत है। तो भाषा एक बहता हुआ नीर है। तो जो संस्कृत है, क्या अभी भी वो अपने मूल रूप में है, या समय के साथ बहते हुए उसने अपने में विकास किया है, उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं? उसमें परिवर्तन भी आया है, उसमें नई शब्दावली भी आई है संस्कृत में। कोई भी भाषा बोलचाल की होती है तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। ये भाषा का स्वभाव है, भाषा कभी स्थिर नहीं रहती है। यदि भाषा स्थिर हो जाएगी तो फिर उसका प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। तो संस्कृत ने बहुत से शब्दों को दूसरी भाषाओं से भी ग्रहण किया है, अपनाया है। अंग्रेज़ी के विषय में कहा जाता है कि इसमें जो एंग्लो सैक्सन वोकेबलरी है वो तो बहुत ही कम है, और बहुत से अनेक भाषाओं से शब्द आकर के अंग्रेज़ी में सम्मिलित हो गए और अंग्रेज़ी बहुत समृद्ध भाषा बन गई। यही संस्कृत की भी स्थिति थी। संस्कृत ने भी बहुत से शब्दों को अपना लिया है अपने भीतर, वो संस्कृत के अंग बन गए हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में ऊँट के लिए उष्ट शब्द है, लेकिन एक दूसरा शब्द भी है, वो क्रमेल है, क्रमेलक। क्रमेलक कंटक जाल में, वो तो क्रमेलक जो कैमल ये वही शब्द है। इंग्लिश से उसका उसमें तो वहाँ से वो शब्द आया तो हमने उसको अपना लिया। तो ये हमारा नमक है,
अब नमक दो प्रकार का, एक तो समुद्र के जल से भी बनता है और दूसरा वो खदान से भी निकाला जाता है। भारतीयों ने जो खदान से जो नमक को निकालने की क्या विधि है रोमन से सीखी। नमक की खदान है, उसके लिए संस्कृत का शब्द है रुमा। अच्छा। तो हमारा जो प्राचीन कोश है अमर कोश, उसमें कहा गया है रुमाश्चाल लवणा करे। ये तो रुमा रोम से सीखा, रोम से सीखा हमारे भारतीयों ने। तो ये नया शब्द आ गया। फिर हमारे यहाँ जब ग्रीक्स के साथ हमारा संबंध हुआ तो फिर वहाँ से ग्रीक से कई शब्द हमारे यहाँ आए, भारत में आए। ग्रीस के पास ही एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है जिसको आयोना कहते हैं, IONA ये स्पेलिंग है उसका। तो आयोना से लोग आए, वो यहाँ यवन कहलाए। अच्छा। उस यवन शब्द से अनेक शब्द बने जी। जैसे यवनों की लिपि, उनकी लिपि हमारी लिपि से भिन्न थी, तो उसके लिए हमें शब्द चाहिए था, तो हमने शब्द गढ़ा। वो था शब्द यवनानी, यवना लिप्याम, यवनों की लिपि, यवनानी ये हो गया। हमारे यहाँ जब नाट्य प्रस्तुति होती थी, एक कर्टन का काम है, जो पर्दे का काम है, वो यवनों के यहाँ जो नाट्य की विधि प्रचलित थी, तो उससे हमने लिया, तो उससे हमारे यहाँ शब्द आ गया यवनी का। बहुत शब्द इस प्रकार के तो हैं। हमने मतलब वहाँ के शब्द लेके संस्कृत ने उसकी जो ध्वनि है और व्याकरण हमने संस्कृत के हिसाब से उसको अडेप्ट किया धीमे करके, और उसके बाद में उसको संस्कृत में सम्मिलित कर दिया गया, और वो संस्कृत भाषा जो है इस तरीके से एनरिच होती गई। संस्कृत भाषा जो है, जैसे हमारा बुद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, इन सब की एक फ़िलॉसफिकल लैंग्वेज है, एक दार्शनिक भाषा है। इसके अलावा संस्कृत साउथ की भी बहुत सारी भारत की भाषाओं के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। भारत के अगर हम बाहर जाते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में है, या चीन में है, तिब्बत में है, यहाँ पे भी संस्कृत भाषा का उपयोग होता है। तो ये संस्कृत भारत से बाहर गई है, या बाहर से उनको हमने ज़्यादा मतलब उसको हमने अपनी संस्कृत में सम्मिलित किया है? भारत की ये स्थिति है कि संस्कृत जो है, वर्तमान स्थिति में कह रहा हूँ, कभी तो ये संपूर्ण भारतीय भाषा ही थी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और ये भी संस्कृत की स्थिति रही है भारत के संदर्भ में कि एक वस्तु के लिए, एक पदार्थ के लिए एक शब्द जो है वो एक देश के विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होता था, दूसरा शब्द दूसरे क्षेत्र में प्रयुक्त होता था। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जो दुग्ध शब्द का प्रयोग होता है दूध के लिए, तो ये उत्तर भारत में दुग्ध शब्द प्रचलित रहा, परंतु जो पूर्वी भारत है उसमें खीरा शब्द है जो दूध के लिए प्रयुक्त होता है। खीरा क्षीर है, क्षीर, या वही नीर क्षीर विवेक जिसको हम कहते हैं, तो वो क्षीर शब्द उधर प्रचलित है। इसी नीर क्षीर जो मैंने ये शब्द का प्रयोग किया, जो हंस जो है वो उसमें दूध में से दूध का अंश उसमें निकाल लेता है और पानी का अंश जो है वो अलग कर देता है, तो ये हंस में ये शक्ति है। तो हंसो ही क्षीर मादत्ते तन मिश्रा वर्जयत्यपः, हंस जो है क्षीर को निकाल लेता है और उसमें मिश्रित जो जल है उसको परिवर्तित, उसको अलग कर देता, उसको हटा देता, पृथक कर देता। इसीलिए हंस शब्द के साथ, हंस शब्द को है वो योगियों के लिए भी प्रयुक्त होता है, परमहंस समझ करते हैं। क्या ग्राह्य है क्या ग्राह्य नहीं है, ये जो विवेक कर सकता है वो परमहंस होता है। दक्षिण भारत में नीर शब्द का प्रयोग है, नीरू। हमारे यहाँ पानी है, पानी, परंतु जो संभ्रांत वर्ग है हमारे यहाँ वो जल का प्रयोग करता है, आप जल ग्रहण करिए। अच्छा, बाद में क्या हुआ कि ये जो शब्द थे, ये जो अलग अलग शब्द, यानी एक ही पदार्थ के लिए, तो जो कोशकार थे उन्होंने इन शब्दों को अलग अलग भाषाओं से लिया और भाषाओं से लेकर के इनको पर्यायवाची के रूप में अपने कोशों में परिगणित कर दिया। इस तरह से पर्यायवाचिता शब्दों में बनी, तो ये संस्कृत की शब्दावली जो है वो समृद्ध होती चलेगी। हमारे शब्द जो हैं वो बाहर भी चले गए, संस्कृत से अन्य भाषाओं ने शब्द लिए। मैं पश्चिम देशों की ओर दृष्टिपात करते हुए कहता हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ शब्द है ये भूर्ज, जिसके बर्च बार्क, यानी भूर्जत त्वचा कुंजर बिंदु शोणा, कालिदास ने कहा है। भूर्ज पत्र पर लोग लिखते थे। हाँ जी, वो भूर्ज शब्द ही जाकर के वो बर्च बना। अच्छा।
और फिर वही शब्द जाकर के जब पर्शिया में पहुंचा तो वो शब्द जो है तो उसके दो रूप बन गए। एक वर्क, जैसे चांदी का वर्क है, सोने का वर्क है, तो ये वर्क शब्द जो है लीफ के लिए आ गया, सिल्वर लीफ, गोल्डन लीफ के लिए आया। दूसरा बना वर्का, पेज के लिए, पृष्ठ के लिए। तो ये वही भूड शब्द जो है वो अन्यान्य भाषाओं में गया, अन्यान्य उसके रूप हुए, अन्यान्य अर्थ भी हो गए उसके, थोड़ा थोड़ा रूप में परिवर्तन होता गया और उसके अर्थ जो है वो उसी हिसाब से तो ये शब्द है जी। तो इस तरह से ये संस्कृत के ने बहुत प्रभावित किया है, देश देशांतरों की भाषाओं को प्रभावित किया है। और अपने देश में ये स्थिति रही है कि संस्कृत पहले तो संपूर्ण देश की भाषा थी ही, लेकिन बाद में आकर के वो संस्कृत जब प्रचलन में नहीं रही, जब बोलचाल की भाषा नहीं रही, उस समय जो है वो अलग अलग प्रादेशिक भाषाएं जो पनपी, तो उन प्रादेशिक भाषाओं में संस्कृत की प्रचुर शब्दावली वो प्रयोग में आती है। तो संस्कृत किसी एक प्रदेश विशेष की भाषा न हो करके शब्दावली के माध्यम से उन सब भाषाओं में विद्यमान है अब और प्रचुर रूप में प्रयुक्त होती है। तो जो भाषाएं नई नई जन्म लेती गई, उन्होंने संस्कृत का ही सहारा लिया अपने आप को विकसित करने में, डेवलप करने में। संस्कृत सहारा का आप जो हमारे प्राचीन कवि हैं या अर्वाचीन कवि हैं, उनकी कविताओं को भी उनके गद्य को भी आप देखें तो आप देखेंगे कि कितने शब्द संस्कृत के भरे हुए। जी जी। तो वो संस्कृत ने उन भाषाओं को, सब भारत की भाषाओं को जीवंतता प्रदान की है, क्योंकि उसके पृष्ठभूमि पर वो आधारित हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो अभी महाबलीपुर में गए थे, तो समुद्र तट पर प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकले। जी जी। तो वो तो एक कवि हैं, कवि के मुख से स्वतः ही जो है कविता प्रस्फुटित होने लगती है। तो एक वहाँ पर उन्होंने कविता की रचना की। मैं उसमें से एक अंश आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, और ये आप देखेंगे कि कितनी संस्कृत उसमें है। जी। कविता का शीर्षक है हे सागर तुम्हें मेरा प्रणाम। हे सागर तुम्हें मेरा प्रणाम, तू धीर है गंभीर है, जग को जीवन देता नीला है नीर तेरा, यह अथाह विस्तार ये विशेषता तेरा, यह रूप निराला, हे सागर तुझे मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर। हे सागर तुम्हें मेरा प्रणाम, सतह पर चलता है कोलाहल, यह उत्पात कभी ऊपर तो कभी नीचे, गरजती लहरों का प्रताप, जो तुम्हारा दर्द है, आक्रोश है या फिर है प्रताप। ब्यूटीफुल। तुम न होते विचलित, न आशंकित, न भयभीत, क्योंकि तुम में है गहराई, हे सागर तुम्हें मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर। क्या सुंदर संस्कृत, बहुत सुंदर संस्कृत के शब्द का प्रयोग है, और भाषा में कितनी गंभीरता है। जी जी। भावों में भी। भावों में भी। शक्ति का अपार भंडार समेटे, असीमित ऊर्जा स्वयं में लपेटे, फिर भी अपनी मर्यादाओं को बांधे, तुम कभी न अपनी सीमाएं लांघे, हर पल बड़प्पन का बोध दिलाते, ये सागर तुम्हें मेरा प्रणाम। ब्यूटीफुल। तू शिक्षा दाता, तू दीक्षा दाता, तेरी लहरों में जीवन का संदेश समाता, न वाह की चाह न पनाह की चाह, बेपरवाह सा यह प्रवास, हे सागर तुम्हें मेरा प्रणाम। चलते चलते जीवन संवारती, लहरों की दौड़ तेरी, न रुकती न थकती, चरई बेती का मंत्र सुनाती, निरंतर सर्वत्र यह यात्रा अनवरत, यह संदेश अनवरत, ये सागर तुम्हें मेरा प्रणाम। कितनी संस्कृत। बहुत सुंदर, बहुत संस्कृत है और बहुत। लहरों में उभरती नई लहरें, विलय में भी उदय, जन्म मरण का क्रम है अनूठा, यह मिटाती मिटाती
तुम में समाती, पुनर्जन्म का एहसास कराती। हे सागर तुम्हें मेरा प्यार। अद्भुत कविता है, अद्भुत कविता कितनी गहनता है और उसका कारण और भाषा की भावोद्रेक से लिखी, अंतस्थल से लिखी हुई है। आपने भी तो बहुत कुछ लिखा है, कोई संस्कृत की कोई अच्छी कविता अगर इस समय आपको इस ये मैंने तो अपना लेखन का कार्य जब मैं अभी कोई 11 वर्ष का था तभी प्रारंभ कर दिया था। 11.5 वर्ष की अवस्था में मेरी पहली कविता प्रकाशित हो चुकी थी। तो उन दिनों में जयपुर से एक संस्कृत पत्रिका निकलती थी, संस्कृत रत्नाकर नाम की थी। उसके यशस्वी संपादक थे महामोपाध्याय भट्ट मथुरनाथ शास्त्री। उन्होंने संपादकीय टिप्पणी में मेरी कविता के शीर्षक के नीचे लिखा कि यह कविता एक 11.5 या 12 वर्ष के बालक ने लिखी है। अच्छा। और उस पत्रिका में कविता का स्थान पा जाना बहुत बड़ी बात थी। उस अवस्था में इतनी कम उम्र में भी मैंने एक पद्य लिखा जी, जो पद्य की रचना की, तो वो मत्तमयूर छंद में थी और मत्तमयूरों का वर्णन मैंने किया उसमें। मैं सुनाता हूँ आपको जी। रम्ये रण्ये सप्रमदं काममटन्तु मन्द्रध्वानान् वीक्षपयोदान् दिविरम्यान् नर्तं नर्तं चारुकलापः मुदमाप्ताः रूरूयन्ते मत्तमयूरः अविरामम्। मत्तमयूर छंद भी है, उस मत्तमयूरों का वर्णन इसमें है। तो इसे एक अलंकार है जिसे मुद्रा अलंकार कहा जाता है। जब मैं थाईलैंड में गया तो मैंने एक लघु काव्य की रचना की थी। अच्छा। प्रसंग ये है कि मैं एक दिन वहाँ नेशनल लाइब्रेरी में गया, तो वहाँ जो मैन्युस्क्रिप्ट डिवीज़न के हेड थे, मुझे नाम अभी भी याद है उनका, प्रोफेसर छूसक दीप यगसोन। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आपके यहाँ इस ग्रंथ संग्रह में कोई थाई देश पर कोई ग्रंथ है, चाहे वो मुद्रित रूप में या पांडुलिपि रूप में? तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा। तब उन्होंने कुछ मुस्करा करके कहा कि प्रोफेसर व्हाई डोंट यू राइट वन। मैं उनसे मिल करके घर वापस आया तो उसी दिन मैंने 5 पद्यों की रचना की। अच्छा। और दूसरे दिन वो कक्षा थी, क्योंकि थाई देश में मैंने वहाँ के महाराज कुमारी को पढ़ाया, तो वहाँ की स्थिति यह है कि 2 घंटे तक कक्षा चलती है, 9 से 11, 11 से 1, इस तरह से। हमारे यहाँ की तरफ से वो पीरियड नहीं है 45 मिनट का या 50 मिनट का। अब 2 घंटे तक जब लगातार कक्षा चलेगी तो निश्चित ही है कि पढ़ाने वाला थकेगा नहीं थकेगा, लेकिन विद्यार्थी अवश्य थक जाएगा। सुनने वाला जरूर थक जाएगा। उसको अपने विषय को भी समझना है, भाषा को भी समझना है। तो जब कक्षा समाप्त हुई तो मैंने महाराज कुमारी से कहा, मैंने कहा कि यदि आप थकी न हो, मैंने आपके देश पर 5 पद्यों की रचना की, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो कहनी आप सुनाइए। तो मैंने एक वो उनमें से कुछ पद्य सुनाए उनको, तो उनमें से 1-2 पद्य मैं यहाँ भी सुनाता हूँ। ज़रूर ज़रूर, प्लीज़ सुनाइए। पहला ही पद उसका इस तरह का है। आग्नेय भूमंडल मध्यवर्ती पारम समृद्धे परम अभ्युपेतः। तो ये आग्नेय शब्द का मैंने प्रयोग किया यहाँ पर। जी जी। तो आग्नेय ये दक्षिण पूर्व के लिए, वहाँ पर जो है आग्नेय शब्द चलता है। आग्नेय आप दक्षिण पूर्व एशिया तो हमारे यहाँ है। यदि आपको वहाँ पर कहना हो कि साउथ ईस्ट एशिया, तो थाई भाषा में कहेंगे आसिया आखने। आसिया आखने, हाँ, आसिया एशिया के लिए आखने आग्नेय शब्द है। आग्नेय शब्द है। यहाँ यदि हम यहाँ आग्नेय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई समझेगा, लेकिन वहाँ ऊपर चले दिशावाची जितने भी शब्द हैं वहाँ, वो सब संस्कृत के हैं। जैसे पूर्व दिशा है तो पूर्वफा, पश्चिम है तो पश्चिम, दक्षिण है थक्सिन, उत्तर है तो उदौन। ये और जो इसी तरह से दिगंतराल हैं, उनके लिए भी वहाँ संस्कृत के ही शब्द हैं। दक्षिण पूर्व के लिए मैंने बताया अभी आग्नेय शब्द है। इसी तरह से उत्तर पूर्व कहना हो, नॉर्थ ईस्ट कहना हो तो ईशान शब्द है। ईशान शब्द है जो यहाँ प्रयुक्त होता है, जो यहाँ प्रयुक्त। तो ये एक संस्कृत का एक बड़ा विशाल व्यापक क्षेत्र है। संस्कृत ने सबको प्रभावित किया है, देश देशांतरों की भाषाओं को प्रभावित किया है। जी।
तो संस्कृत भाषा में जैसे हमारे देश इतना ही नहीं, मैं एक और आपको एक बात बताने चाह रहा हूँ जो बड़ी, कि संस्कृत ने तो एक देश को अपना नाम ही दे दिया। नगरों की तो बात ही अलग है, वो तो अब चर्चा करेंगे ही। एक देश को नाम दे दिया। जब भारतीय यहाँ से बाहर गए तो वहाँ जाकर के एक देश में उन्होंने अपना एक शिविर बना दिया, एक कैंप बनाया, वहाँ रहने लगे। और बाद में उस देश का नाम ही शिविर पड़ गया, साइबेरिया। साइबेरिया विशुद्ध संस्कृत शब्द है, शिविर 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 है। आपने रामायण भी लिखी है, आप साउथ ईस्ट एशिया गए हैं, तो कुछ उसके किस तरीके से हमारी संस्कृति ने और देशों को प्रभावित किया है? थाई देश में मैंने इन्हें बहुत वर्ष बिताए जी। लेकिन वहाँ रहते रहते मैं आसपास के देशों में भी गया। तो थाई देश में जो मैंने संस्कृत मूलक शब्दावली को साक्षात किया तो उससे मैं अभिभूत हो गया और मेरे ये जीवन का एक लक्ष्य बन गया। दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत मूलक शब्दावली एक विशाल ग्रंथ की मैंने रचना की है। लगभग 720 पृष्ठ का A4 साइज का वो ग्रंथ है, यानी वो संस्कृत पेस्ट वर्ड्स इन द लैंग्वेजेस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। चकित हो जाता है व्यक्ति देख करके किस तरह से संस्कृत वहाँ समाई हुई है, भारतीय संस्कृति समाई है। एक संस्मरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जब मैं पहुँचा था तो वहाँ के राज परिवार की, वहाँ उन्हें भी राजकुमारी कहा, प्रिंसेस कहा जाता है। वो उन्होंने अपने यहाँ मुझे एक दिन एक संध्या के लिए निमंत्रित किया, जलपान आदि के लिए जी। तो जलपान का कार्यक्रम जब समाप्त हो गया तो कहने लगे, प्रोफेसर कम लेट मी शो यू नो माई पैलेस। तो वो पैलेस दिखाने के लिए मुझे ले गई। तो एक दीवार पर कोई लिपि अंकित थी। तो मैंने कहा, योर रॉयल हाइनेस व्हाट इज दिस? तो कहने लगे, मुझे पता नहीं क्या है, ये बहुत समय से है, ये सब इंस्क्राइब्ड है, क्या है। तब मैंने थाईलैंड की प्राचीन लिपियों को सीखना प्रारंभ किया था जी। तो मैंने पढ़ने का प्रयास किया। जैसे एक नवशिक्षित व्यक्ति ने एक एक अक्षर को पहले पढ़ता है, फिर किसी शब्द तक पहुंचता है। तो मैंने जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था ओम सिद्धम। ओम सिद्धम, मैंने कहा ये तो शुद्ध संस्कृत है, ये पाली नहीं है। तो उसकी लिपि कोई प्राचीन वर्तमान लिपि है थी, उसकी लिपि डिफरेंट थी, लेकिन शब्द जो था वो संस्कृत था। यहाँ भारत में भी विभिन्न लिपियों का संस्कृत के लेखन में प्रयोग होता रहा है। तेलुगु लिपि में भी संस्कृत लिखी जाती है, बंगाल में आई तो बंगला लिपि में जो संस्कृत लिखी जाती है, जो उड़िया में तो उड़िया में लिपि में लोग लिखते हैं। तो लिपि है, भाषा जो वो तो अलग है। 15-20 दिन के बाद मैं फिर गया वहाँ, मैंने उसका इम्प्रेशन लिया तो वो एक संस्कृत का अभिलेख निकला। बाद में मैंने उसको पढ़ा और बाद में उसका संस्करण संपादन करके प्रकाशन भी किया। तब मेरे मन में ये बात आई। मैंने कहा कि यदि बैंकॉक जैसे नगर में, जिसका बहुत पुराना इतिहास नहीं है, उसमें यदि संस्कृत का एक अभिलेख मिल सकता है तो संपूर्ण देश में तो कितने ही अभिलेख होंगे। तो मैं निकल पड़ा उस एक यात्रा पर। तो जो संस्कृत वहाँ पर गई वो भारत से गई, किस तरीके से उसका मतलब क्या माध्यम था? भारत से गई। भारत से लोग यहाँ से अपने देश से बाहर गए, वहाँ जाकर के उन्होंने अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सब का प्रचार किया और वहाँ के देशों ने उसको पूरी तरह से अपना लिया। अब वो जो है वो संस्कृत में वो जो हम लोग कहते हैं कि हमारे संस्कृत के शब्द हैं, वो अब थाई शब्द हैं, अब वो कम्बोडियन शब्द हैं, अब वो लाओ शब्द हैं, उनके भाषा के अभिन्न अंग हैं। वो वही स्थिति थी। फिर मैंने कहा कि एक बौद्धिक यात्रा पर निकल पड़ा। क्योंकि मैं देश के हर हिस्से में गया, गांव में, देहातों में जा कर के जहाँ मुझे पता चलता कि यहाँ कोई इंस्क्रिप्शन है, मैं और वो फिर मैं पढ़ता। वो यदि संस्कृत में होता तो मैं उस प्रतिलिपि बना लेता। फिर उसका मैंने और करते करते भी मेरे पास एक बहुत बड़ा संग्रह था देश के संस्कृत अभिलेखों का। वो अब मैंने बाद में उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस ऑफ थाईलैंड। तो ये कितने पुराने हैं? ये बहुत पुराने हैं।
और इतने सुंदर ललित संस्कृत में लिखे हुए हैं, आनंद आ जाता है जी। एक अभिलेख का मंगलाचरण पद्य में आपको सुना था जी। नमः शिवायास्तु शिवाय भूयः, नमः शिवायास्तु शिवाय भूयः, शंके शशांकानल सूर्य नेत्र, उष्णत्व शीतत्व समत्वमीप्सुस्, शीर्षे बिभर्त्यद्भुत जन्नुजाता। इसमें यह कहा गया है नमः शिवायास्तु शिवाय भूयः, शंके शशांकानल सूर्य नेत्र। इसमें उत्प्रेक्षा कवि जो है कल्पना करता है कि भगवान ने, शिव ने अपने सिर पर गंगा को क्यों धारण किया। तो कहा कि भगवान के तो 3 नेत्र हैं, शशांक, अनल और सूर्य। इन तीन नेत्र एक एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जो है वो शशांक चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा जो बीच वाला है वो अनल अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, जो तीसरा है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, इनमें से 2 जो हैं वो तो उष्ण हैं, गर्म हैं, क्योंकि एक अनल और अनल अग्नि और एक सूर्य, और एक रह गया शशांक, वो शीतल है। तो दोनों में संतुलन नहीं रहा। तो कदाचित संतुलन स्थापित करने के लिए भगवान ने गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया। अच्छा। उष्णत्व शीतत्व समत्वम इप्सुः, यानी उसकी इच्छा से। बहुत सुंदर है, इतना खूबसूरती से उन्होंने उसका कारण बताया। और ये श्लोक जो है ये थाई देश के इस एक संस्कृत अभिलेख का है, भारत का नहीं। तो ये मतलब भारतीय संस्कृति का पूरा प्रभाव जो है वो थाईलैंड में है। थाईलैंड में, तभी कंबोडिया में भी काफ़ी शिलालेख, काफ़ी सारे रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, वो बहुत है वहाँ पर। तो इस तरह से लाओस में तो शब्दावली में भी बहुत संस्कृत के शब्द हैं। थाई देश में भी देखिए, ये सारे जितने भी देश हैं प्रचुर मात्रा में संस्कृत की शब्दावली है। जब मैंने वहाँ पर थाई धरा पर पांव रखा तो आधी रात का समय था जब हमारी फ्लाइट पहुँची। तो वहाँ एक व्यक्ति भारतीय दूतावास का आया, मेरे पास आकर के मुझे एक एनवलप दे गया। तो उसमें उस होटल का नाम लिखा हुआ था जिसमें मेरी व्यवस्था की गई थी रहने की, और कुछ थाई करेंसी भी थी। अच्छा, जब हम होटल पर पहुँचे तो वहाँ पर रोमन कैरेक्टर्स में लिखा हुआ था SAKOL, सकल, सकला। मैंने कहा तो सकल शब्द संस्कृत का है, सकल मीन संपूर्ण। वो मेरा प्रथम परिचय था थाई भाषा में संस्कृत का। और वहाँ से फिर जो मैं काम करने लग गया तो मेरे जीवन का एक अध्ययन का विषय बन गया। पहले तो थाई देश के संस्कृत बोलक शब्दावली और फिर संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया के भाषाओं की शब्दावली। मैंने वर्षों परिश्रम किया इस विषय पर। आपने रामायण पर भी बहुत कुछ लिखा है, तो रामायण का क्या प्रभाव है? आजकल मेरा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट इसी पर है, रामायण इन साउथ ईस्ट एशिया। वो अनेक भागों में प्रकाशित होगा, 7 भाग में होगा। तो जो रामायण है वो मूल रूप से जो भारत में रामायण लिखी गई है उससे बहुत भिन्न है। तो उसमें वो भिन्नता का कारण क्या है? मतलब जो एक कर्नल ऑफ द स्टोरीज हम कह सकते हैं, तो वो तो वही है जो भारत की है, लेकिन उसके साथ कितने आख्यान उपाख्यान उसके साथ आकर के सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे तो आख्यान उपाख्यान ये बहुत है, वो उनके भी मूल जो है मैंने वहाँ पर भारत में ही तलाश किए हैं। अच्छा, उसके मूल भारत के ही समझते रहे कि ये शायद स्थानीय लोगों की देन है। मैंने उनके मूल को अपने विस्तृत अध्ययन के द्वारा जो है वो भारत में तलाश कर लिया। अच्छा। अधिकांश को तलाश कर लिया। तो वो जो आख्यान उसमें जोड़े गए हैं उसका जो मूल है वो भारत से ही मैंने तलाश किया, जिसको आज तक किसी ने किया नहीं, कि पहली बार मैंने काम किया है। उसका मूल उसकी वो जो उसमें स्टोरीज लोक कथाओं में भी हैं, जो जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलते हैं। तो उन सब की धाराएं आकर के जो इस राम कथा में सम्मिलित हो गई हैं और इसका एक बड़ा विशाल और व्यापक स्वरूप बन गया।
तो इस तरीके से वहाँ पर रामायण का रूप जो है वो और भी ज़्यादा विस्तृत और विशाल हो गया। ये एक दिन की बात है कि मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में तो दो थाई आपस में बात कर रहे थे। तो वहाँ फुकेत नाम का स्थान है, वो भी विशेष संस्कृत का ही शब्द है, फुकेत। बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर, या पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है वो। तो फुकेत क्या है, ये भू क्षेत्र, वहाँ भ को फ की तरह से उच्चारण करते हैं। अच्छा। तो केत क्षेत्र, भू क्षेत्र, हाँ, आइलैंड। तो ये देखिए, ये जब रहस्य सामने आता है तो एक इतना उल्लास मन में होता है। और अपने उन भारतीय मनीषियों का हम स्मरण करते हैं और शत शत नमन करते हैं कि जिन्होंने उन बीते युगों में, जबकि जाना वहाँ बहुत कठिन था, अपने देश से गए, वहाँ बसे और वहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार सर्वत्र कर दिया। कंबोडिया के विषय में तो सुप्रसिद्ध है कि कौंडिन्य नाम का एक ब्राह्मण था, वो भारत से गया, वो अकेला ही चल पड़ा। तो उसको कहा जाता है, दंत कथा है कि उसको एक स्वप्न आया कि तुमने विदेश में जाना है और वहाँ रहना है, तुम्हें अपने देश से चल पड़ा। कंबोडिया पहुँच गया। कंबोडिया पहुँच गया तो वहाँ की राजकुमारी से उसका कंबोज द्वीप है। उनका सुनियोजित कार्यक्रम था या वो कंबोडिया पहुँच गया? अपने आप पहुँच गया। कोई किसी की सहायता नहीं, कोई नहीं, अकेला ब्राह्मण निकल पड़ा। वहाँ पर राजकुमारी से उसका विवाह हुआ और विवाह होने पर जो है वो एक राजा बन गया और फिर वहाँ पर उसने भारतीय संस्कृति का प्रचार कर दिया और उसके माध्यम से पर आसपास के देशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की भी, उसके भी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इस तरीके से तिब्बत में और भी चाइना में और भी बहुत सारे देशों में संस्कृत का प्रचार वहाँ पर भी हुआ है, यहाँ से वहाँ गई है। तो वहाँ भी संस्कृत हमें देखने के लिए मिलती है, सुनने को मिलती है। इसके साथ में यूरोप में के भी जो कुछ देश हैं उनके स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, आज भी पढ़ाई जाती है। और उसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि अगर स्टूडेंट्स संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो उसके अध्ययन से उनमें सीखने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। शायद उसमें जो संस्कृत की जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, जो फोनेटिक या उसके जो ग्रामर होता है वो इतना साउंड है, इतना परफेक्ट है और उसका जो सिस्टम है वो इतना यूनिक है कि वो आपको एक बहुत सॉलिड बेस देता है कि आप और भाषाएं भी बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो इस तरह संस्कृत वहाँ पर काफ़ी अभी भी, संस्कृत में तो बहुत, जर्मनी में बहुत काम हुआ है संस्कृत पे, और भी देशों में बहुत लोगों ने, विद्वानों ने अपना जीवन लगा दिया है। आपने भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ विजिट किया है? जी, मैंने तो एक तो बेल्जियम में मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर कैथोलिक यूनिवर्सिटी ल्यूवन में है, ब्रसेल्स के पास ही है। तो वहाँ मैंने 1 वर्ष बिताया और 1 वर्ष में ट्यूबिंगन में जर्मनी में था। तो वहाँ के लोगों में मैंने बहुत संस्कृत के प्रति जागरूकता देखी, एक उत्सुकता भी है। लोग वहाँ का जो पुस्तकालय है बड़ा विशाल है, ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय का जो है बड़ा समृद्ध पुस्तकालय है। उसमें संस्कृत की पुस्तकें भी बहुत भारी संख्या में लोग पढ़ते हैं। बहुत काम किया है। एक शब्दकोश जो उन्होंने लिखा, जिस संकलन किया, वो वॉर्तबुक कहलाता है। उसमें संस्कृत जर्मन डिक्शनरी है। 2 विद्वान थे जर्मनी के, बॉटलिंग और रॉथ, उन्होंने वो कोश का निर्माण किया था। तो विदेश में संकलित किया जाने वाला संस्कृत का पहला कोश था वो। फिर उसके बाद मोनियर विलियम्स ने भी बहुत बड़ा काम किया। वैदिक व्याकरण लिखा मैकडॉनल ने, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया। और उस अनुवाद के संदर्भ में मुझे ग्रीक भाषा भी सीखनी पड़ी, क्योंकि पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ जो है वो मैकडॉनल ने ग्रीक भाषा में, ग्रीक लिपि में लिखे। मैं तब दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग का अध्यक्ष था। उन्हीं दिनों में एक स्पेन से विद्वान आए यहाँ स्पेनिश भाषा पढ़ाने के लिए जी। एंटोनियो उनका नाम था। तो उनकी संस्कृत में रुचि थी, तो मेरे पास आई मिलने के लिए, कहने लगे मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ।
तो मैंने कहा कि मेरी एक शर्त है। आप मैंने कहा आप मुझे ग्रीक सिखा दीजिए, ग्रीक पढ़ाइए, क्योंकि वहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेज का सीखना अनिवार्य है यदि कोई भी भाषा का अध्यापक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो 3 तरीके हैं भाषा को सीखने के, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो मैंने कहा वो सब तो गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से जो है विद्या प्राप्त की जा सकती है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन अथवा प्रचुर धन दे करके, जैसा राजा महाराजा जो थे अपने पंडितों को अपने यहाँ रख लेते थे और वो उनके बच्चों को बढ़ाते थे, द्रोणाचार्य इत्यादि का उदाहरण है। पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या, विद्या के बदले में विद्या, विद्या के बदले में विद्या। तो आपने तीसरा तरीका जो है आपको एक भाषा आती है, मुझे दूसरी आती है, मुझे आप सिखा दीजिए। तो उनको इस तरह से मैंने फिर उनसे ग्रीक सीखी, और ग्रीक सीखने के बाद मैंने वो जो पैराग्राफ उन्होंने ग्रीक में लिखे थे और ग्रीक लिपि में लिखे थे उनका भी मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया। अच्छा, बहुत सुंदर। 734 पृष्ठ का वो अनुवाद का ग्रंथ है मेरा। इतना विशाल कार्य मैकडॉलन ने किया था। मैं तो उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि पश्चिम के लोगों ने कितना काम किया है, अध्ययन किया है। यानी एक तो वहाँ ये संस्कृत के प्रति बहुत लगन है, और वहाँ की भाषाओं में, यूरोपीय भाषाओं में बहुत से शब्द इस तरह के हैं जो कि संस्कृत से मिलते जुलते हैं। तो उन्हीं को लक्ष्य में रख कर के वहाँ के लोगों ने कहा कि ये संस्कृत एक और जो यूरोपियन भाषाएं हैं वो एक ही परिवार की भाषाएं हैं, इसलिए उन्होंने इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस जो है इसकी कल्पना की। और तब एक नया विज्ञान, एक नई साइंस का उदय हुआ, वो था द साइंस ऑफ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स और कंपैरेटिव फिलॉलजी इसको कहा जाता है। राजा भोज के बारे में प्रसिद्ध है कि जो कोई भी पद्य की रचना करके उनके पास जाता था और उनको पसंद आता था तो वो 1-1 लाख रुपए उसको एक अक्षर पर देते थे। तो इसमें 4 ब्राह्मण एकत्रित हुए, बेचारे बहुत दरिद्र थे, खाने पीने को भी नहीं था। इसमें भोज प्रबंध नाम का एक काव्य है, उसमें एक कथाएं इस तरह की बहुत सी दी हुई, एक कथा इस तरह की वहाँ भी है। तो वो बेचारों ने सोचा कि अब तो हम यानी बहुत ही दरिद्र हैं, भूखों मर रहे हैं। अब राजा जो पद्य रचना करता है उसी को ही पुरस्कृत करते हैं, देते हैं, तो हमें भी कोई पद्य रचना करनी चाहिए। अब लगे बेचारे, वो वैदिक पंडित थे, वेद के तो विद्वान थे। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। उनमें 4 में से एक ने यानी एक उसका जो पाद है पद्य का तो उसकी रचना की, वो था भोजनम देहि राजेंद्र, आप मुझे भोजन दीजिए, आप मुझे भोजन दीजिए, राजेंद्र। तो दूसरे ने कहा घृत सूप समन्वितम, जिसमें घी भी और दाल भी हो। अच्छा, अब तीसरा चरण किसी को स्फुरित नहीं हो रहा था, सूझ नहीं रहा था कि क्या बने। सोचा कि अब क्या किया जाए, श्लोक तो पूरा करना है जी, बिल्कुल, तभी तो कुछ दान दक्षिणा मिलेगी। तो फिर कहा कि अपने से तो बन नहीं रहा है, तब कालिदास के पास जाते हैं, वो हमारी मदद कर दें। वो जो आधा हमने बना दिया, आधा वो बना के दे दें, हम कह देंगे कि पूरा श्लोक तो सुना दें जाकर। कालिदास के पास गए कि महाकवि हमारी आप सहायता कीजिए। जी बिल्कुल। तो कहा आपने क्या लिखा? उनका सब ने ये लिखा है कि सब भोजनम देहि राजेंद्र घृत सूप समन्वितम। जैसे कालिदास ने कहा माहिषंच शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधी, भैंस के दूध का दही जो शरतकालीन चंद्रमा की चांदनी के समान धवल वर्ण का है, धवल श्वेत वर्ण का। माहिषंच शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधी। उन्होंने पंडित प्रसन्न हो गए, श्लोक पूरा हुआ, महाराज के पास पहुंच गए। तो महाराज से कहने लगे कि महाराज हमने तो एक श्लोक की रचना की है। तो कहा हाँ सुनाइए, तो सुना दिया। प्रसन्न हो गए, महाराज ने जो दक्षिणा देनी थी दे दी। कुछ समय के पश्चात वो तो पंडित तो चले ही गए थे, तो कालिदास जी आए उनके पास, महाराज के पास। तो महाराज ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, आपने उन दरिद्र ब्राह्मणों की सहायता कर दी। अच्छा। वो समझ महाराज गए कि आपको कैसे पता चला? वो समझ कि वो जो पद्य का जो उत्तरार्थ था उसने बता दिया। ये जो था भोजनम देहि राजेंद्र घृत सूप समन्वितम
माहिशन च शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधि, ये कालिदास की रचना हो सकती है। बाण भट्ट के साथ भी यही हुआ। बाण भट्ट की कादम्बरी अपूर्ण रह गई। अब उनका अंतिम समय जब आने लगा तो उनके 2 पुत्र थे, तो उनसे एक वैयाकरण था और एक वो साहित्यिक था। तो दोनों को उन्होंने अपने पास बुलाया। कहने लगे सामने पेड़ है ना, दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सूखा हुआ है, तो इसका वर्णन करो। तो पहले वैयाकरण को कहा। वैयाकरण ने कहा शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे, मेरे सामने एक सूखा पेड़ खड़ा है। तब जो साहित्यिक था उससे कहने भूषण भट्ट उसका नाम, तो उसका बताओ, इसका तुम वर्णन करो। नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, वो शुष्क की जगह नीरस शब्द का प्रयोग कर रहा है, जिसमें नीरस में भी रस शब्द है। नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, काफी ठीक है, मेरी अपूर्ण कादम्बरी को तुम ही पूर्ण करो। हाँ, क्योंकि वो उसमें भाव, उसमें उसकी जो भाषा में सरसता जो सरसता है, वो सरसता सरस ही रहता है। देखिए ये एक, देखिए हम कहते हैं कि साक्षरो विपरीतश्चेद राक्षसो भवति ध्रुवम। जो साक्षर है यदि ये विपरीत हो जाए, अब इसमें ये दूसरा भाव है, यदि साक्षर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है यदि उसकी बुद्धि विपरीत हो जाए तो क्या हो सकता है, वो राक्षस बन जाए, वो राक्षस बन जाता है। तो सब तो थे, लेकिन साक्षरो विपरीतश्चेत राक्षसो भवति ध्रुवम, सरसो विपरीतश्चेत सरसो भवति। जो सरस को आप विपरीत करके पढ़िए, जैसे साक्षर को उल्टा करके पढ़िए, साक्षर तो राक्षस, सरस को विपरीत करके पढ़िए, आप पलट के पढ़िए सरस और फिर सरस। वैज्ञानिक रूप से भी संस्कृत एक बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज है और एक बहुत ही आइडियल लैंग्वेज है। सुपर कंप्यूटर्स में भी जो है वो संस्कृत के उपयोग की बात की जा रही है। और जो संस्कृत साहित्य है वो भी बौद्धिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच है और इसका प्रभाव जो है सारे विश्व पे पड़ा है। तो क्या विश्व की एकता के लिए संस्कृत एक सूत्रधार नहीं हो सकती है? संस्कृत के माध्यम से हम विश्व में एकता का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा प्रबल साधन होता है। और जब हम देखते हैं कि हमारे शब्दों का प्रयोग हो रहा है वहाँ, तो कितनी निकटता आ जाती है। तो ये मैं एक बार कुआलालंपुर जा रहा था, बैंकॉक से बाय ट्रेन मैंने यात्रा की, तो उसमें जाने से पूर्व मेरे एक मित्र ने कहा कि आप जा रहे हैं वहाँ, अपरिचित देश है, तो मेरे एक मित्र वहाँ हैं, यदि कोई आवश्यकता पड़े, सहायता यदि आपको लेनी पड़े, तो मैं उसका नाम और पता एक कागज़ पर लिख के आपको दे देता हूँ, तो आप उससे संपर्क कर लीजिएगा। मैं जिस ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो उस ट्रेन के कंडक्टर को मैंने वो कागज़ दिखाया, उस पर लिखा हुआ था उत्तरलोम, उस व्यक्ति का नाम और उत्तरलोम। तो अब मैं ये जानना चाहता कि उत्तरलोम जो है वो किसी लोकेलिटी का नाम है या किसी सड़क का नाम है, ये क्या है? तो मैंने उससे कहा कि उत्तरलोम क्या है, तो देख के कहना उत्तर इज ए मलेशियन वर्ड विच मीन्स नॉर्थ। नॉर्थ, अच्छा, इतना हम वहाँ पे उत्तर इज मुझे बता रहा है ये समझ करके शायद उत्तर शब्द को मैं नहीं जानता हूँगा, तो उत्तर इज ए मलेशियन वर्ड। Then I said, if our entire vocabulary could be called as Malaysian or Thai or Lao, and nothing more can please me. सर, मिर्ज़ा इस्माइल ने कहा है कि यदि इस देश की जनता का रोज़मर्रा के जीवन से संस्कृत का तलाक हो जाएगा तो लोगों के जीवन से रोशनी चली जाएगी। भारत में आज भी संस्कृत एक स्पोकन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा रही है, क्या कारण है? देखिए, वो हमें एक अवसर था वो खो दिया। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय ये बात आई थी कि संस्कृत को वो राष्ट्रभाषा बना दिया गया। तो अगर उस समय बना दिया गया होता तो बहुत सारी जो समस्याएं बाद में पैदा हुई वो ना होती, क्योंकि संस्कृत सभी को स्वीकार्य है।
क्योंकि सभी में संस्कृत की सब जगह शब्दावली, संस्कृत की संस्कृत शब्दावली है, तो वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल सबसे ज़्यादा होती है, और वो फिर उन शब्दों का तो प्रयोग कर रहे हैं। तो आजकल संस्कृत को थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, तो उसको उसके सरलीकरण के ऊपर बात की जा रही है, कुछ सरल बनाया जाए इससे, जिससे कि उसको लोग धारणा की बात है ये। लोग यानी जर्मन सीख सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ यदि ये रूप है भवति भवता भवंती इत्यादि, वो उनको सीखना पड़ जाए तो उनको कठिन लगता है, और वहाँ पर त्रिंक त्रिंके स्त्रिंकन, ये वो उनको कठिन नहीं लगेगा, कठिन नहीं है ना। वो उसको अपनाएं, वो ठीक है, सीख लेंगे। लेकिन संस्कृत की जब बात आती है तो ये कठिन है, ये सब बात कहने लग जाते हैं। तो इस संस्कृत को सरल नहीं बनाया जाना चाहिए, जो उसका मूल रूप है उसी में ही उसको। अब सरल तो ठीक है कि आप देखिए, सरल ये है कि जहाँ तक हो सके, मेरा सुझाव है कि पहले बच्चे को उन शब्दों से परिचित कराना चाहिए संस्कृत के, जो कि संस्कृत मूलक है। हमारे पिताजी एक परिहास में कहा करते थे कि यदि हम ये कहें कि गाय जंगल में घास खा रही है, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, गऊ जंगले घासन खा देती। ये भी संस्कृत है, ये भी संस्कृत है। तो इसके लिए अब मैं पानी पीता हूँ, हम पानीयम पीवामी, पानी ये शब्द है, तो बच्चा ये देखता है कि पानी, तो मैं तो अपनी हिंदी में भी इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, और यही संस्कृत है। कोई बहुत पीवामी पीता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पहले उन शब्द, हम पहले वारी सिखाने लगते हैं बच्चों को, वारी वारिणी बारिणी, वो शब्द अभी जब कुछ और सीख जाए, प्रगति कर जाए, तो उसके बाद और अन्य अन्य शब्द भी वो सीखे, उनके रूप चलाना भी सीखे। तो पहले वो अपनी मातृभाषा में जो संस्कृत मूलक शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, उन शब्दों से पहले परिचय कराना चाहिए, फिर उनके विभक्तियों के साथ उनका प्रयोग या क्रियापद के रूप में उनका प्रयोग है, वो सीख जाएगा। इसी तरह से भाषा सीखी भी जा सकती है। संस्कृत को क्या आप भविष्य की भाषा के रूप में देखते हैं? मुझे तो लगता है कि कभी भी देर नहीं है। जब हम लोगों में यह भावना जगेगी कि हमने अपनी अस्मिता को पुनर्जीवित करना है, तो हम संस्कृत की ओर उन्मुख होंगे। हमारा तो विशाल जो ज्ञान का भंडार है वो संस्कृत में है। संस्कृत में क्या नहीं है, ज्ञान विज्ञान है संस्कृत में। संस्कृत में ये जो हमारे सारे ग्रंथ हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉमी के, एस्ट्रोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, फिजिकल साइंसेस के, एग्रीकल्चर साइंस के ऊपर जो हमारे ग्रंथ हैं, कृषि शास्त्र है, कृषि पराशर है, और गार्डनिंग पर है, आर्किटेक्चर पर है। जब इतने बड़े बड़े नगर होते थे हमारे लाखों की संख्या में, तो उनके लिए सारी व्यवस्था होती थी, पानी की भी, सीवरेज की भी, तो सब तो व्यवस्था थी ना। तो ये हमारे जो ग्रंथ थे, तो उनके अध्ययन की आवश्यकता है। हमें अपने आप को तो पहचाने। हमें अपने आप को, विदेशों की ओर तो हम उन्मुख होते हैं, वहाँ का सब विज्ञान सीखते थे, अपने पास तो भंडार पड़ा। एरोनॉटिक्स पर 7 ग्रंथों का मैंने पता लगाया था। मैंने अपने जो संस्कृत कमीशन की रिपोर्ट दी है, उसमें मैंने 7 ग्रंथों का उल्लेख किया। हमारे यहाँ तो पुष्पक विमान की बात उस समय होती थी, तो था ही। उसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ इस तरीके वैमानिक शास्त्र, द साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स पर ग्रंथ हैं। हम अपने आप को पहचाने। जी। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, और इसी से हम समाप्ति भी करेंगे, कि जब उनका अंतिम समय आने लगा, तो उनके सब शिष्य उनके चारों ओर एकत्रित हो गए, और उनकी आंखें भरी हुई थी। भगवान बुद्ध ने देखा उनकी ओर, और देखा कि वो बहुत दुखी हैं। तो कहने लगे कि आप क्यों दुखी हैं? तो उनके एक शिष्य आनंद थे, जो उनके बहुत प्रिय शिष्य थे, तो उन्होंने कहा, भगवान आप विदा ले रहे हैं, आप हमारे लिए दीपक थे, आपसे हमें प्रकाश मिलता था, अब आप जा रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अत्त दीपा होत, अत्त दीपा होत, आत्म दीपा भवत, अपने लिए स्वयं दीपक बन जाइए। आपको बाहर से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश तो आपके भीतर है, आपके अंदर है। अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए। और यही उनके अंतिम शब्द थे। डॉक्टर शास्त्री, आपने हमें इतनी अच्छी हमारी आपसे बातचीत हुई,
इतनी उपयोगी थी, इतनी नरिशिंग थी। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। वेदों में इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं, जैसे मैंने मनुष्यों को कल्याणकारी वाणी दी। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। संस्कृत एक विश्वव्यापी भाषा भी है। दुनिया के साथ जुड़ाव के रूप में केवल संस्कृत ही है जो एकता स्थापित कर सकती है। वह एकता का मंत्र है, मंत्र फॉर यूनिटी।